बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हुई। 299 सीट के लिए हुए चुनाव में बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी के चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो गया है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की, जबकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी के 11 पार्टियों वाले गठबंधन महज 68 सीट पर जीत दर्ज कराने में कामयाब हो पाया। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश चुनाव में बम्पर जीत के लिए तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत तारिक रहमान की लीडरशिप पर लोगों का भरोसा दिखाती है। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करने और कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश के उपस्थित पीएम शेख हसीना ने आम चुनाव को हास्यास्पद बताया। शेख हसीना ने बांग्लादेश में आम चुनाव को एक सुनियोजित नाटक बताया। शेख हसीना ने संदेश जारी कर कहा कि बांग्लादेश की जनता ने अवामी लीग के बिना हुए इस चुनाव को नकार दिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को हत्यारा और फांसीवादी करार दिया है। वहीं हसीना ने चुनाव को रद्द किए जाने, यूनुस के इस्तीफे, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और अवामी लीग से प्रतिबंध हटाने के साथ निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव करवाने की मांग की है। बांग्लादेश के संविधान में बदलाव किए जाने का रास्ता खुल गया है। संवैधानिक सुधार के लिए अब जुलाई चार्टर लागू होगा। संसदीय चुनाव के साथ करवाए गए जनमत संग्रह में तकरीबन 70% लोगों ने जुलाई चार्टर के पक्ष में हाँ कहा। इसके बाद अब नई सरकार को संसद में 84 संवैधानिक सुधारों को पारित करवाना होगा। आपको यहां बता दें कि बांग्लादेश के इतिहास में ये चौथा रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह था, वही जिसमें आम जनता से पूछा गया था कि क्या वो जुलाई चार्टर को लागू करना चाहती है या नहीं। तो इसके जवाब में जनता ने हाँ कहा। पीएम मोदी आज नए पीएमओ सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ में पीएम ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय है, जबकि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण, शिक्षा जैसे कई प्रमुख मंत्रालय हैं। पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद ही सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब संसद में प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन मूव कर लिया है। अब इसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और भविष्य में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने झुक गए और देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। उन्होंने किसानों के हित को बेचकर अपनी दोस्ती निभाई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या फिर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आए, वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। टैरिफ में ढील के बाद अमेरिका से एक और फायदा मिल सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की माने तो जल्द ही भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर यूएस 0% टैरिफ लगाने पर राजी हो सकता है। इसके लिए बांग्लादेश वाले पैटर्न को फॉलो करना होगा, मतलब कच्चा माल यूएस से खरीदा जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। अब ऐसे में होने पर हमें भी बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड फिजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर घड़ियाली आंसू बहाने का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि हमारा देश किसी भी तरह का कर्ज से दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए मिसाल पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से जीतकर आए बीजेपी पार्षदों से अपने दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनावों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था। इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर गुरु मंत्र भी लिए।
वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। AIMPLB ने सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया है। AIMPLB का कहना है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बी बसवराज पर मर्डर का आरोप है। 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट शिव प्रकाश की 15 जुलाई 2025 में हत्या हुई थी। शिव प्रकाश के परिजनों ने बीजेपी विधायक पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में बी बसवराज की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नेवल डॉकयार्ड की एक इमारत में बीती रात भीषण आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे डॉकयार्ड के अंदर सर्वे यार्ड भवन में आग लगी। कच्चा भंडार के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इमारत से उठती आग की लपटों और धुएं के गुबार की वजह से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत ही काबू पा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 32 के मैनहोल में हादसे का सिलसिला जारी है। गुरुवार की रात अपनी पत्नी के साथ जा रहा एक शख्स महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले मैनहोल में गिर गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग तुरंत शख्स को बचाने में जुट गए और इसे मैनहोल से निकाल लिया गया। 2 दिन पहले ही इसी मैनहोल में एक 30 साल के मजदूर की गिरने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी प्रशासन ने मैनहोल को बंद नहीं किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। इन पर कई आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से एक का नाम असद है, बाकी दोनों असद के गुर्गे हैं। ये बदमाश बाइक से उस्मानपुर इलाके में आए थे, जिसकी भनक लगते ही क्राइम ब्रांच घेराबंदी की गई और इसी दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाशों की एक गोली सब इंस्पेक्टर को भी लगी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मैरिज हॉल में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे लगी आग में करोड़ों का मैरिज हॉल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज के बाद ये आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सड़क पर गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीती रात सड़क के किनारे खड़ी एक कार लुढ़ककर पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। कार ड्राइवर की काफी कोशिशों के बावजूद गड्ढे के बाहर नहीं निकली। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढों को ढकने के लिए कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हुई। कानपुर लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने टेम्पो और पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक कार 12वीं का एक छात्र चला रहा था और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के पाली में युवा संत पर जानलेवा हमला हुआ। गुरुवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने संत परशुराम भारती उर्फ हीरालाल मेवाड़ा पर लोहे के पाइप और सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवा संत के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल संत का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। 2009 में आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स आई थी। उसमें एक सीन था जहां आमिर और आर माधवन मरीज को स्कूटी पर अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। मगर ये तो फिल्म थी, लेकिन जोधपुर में ये असल में हुआ है, जहां एक आदमी अपने बीमार परिजन को स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल के सीधे इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मरीज को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसके चलते एक्टिवा को अस्पताल के बाहर खड़े करने की बजाय युवक गाड़ी से ही सीधे इमरजेंसी गेट तक ले गया। देश भर में एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पहले एक्सप्रेसवे पूरा नहीं होने पर अभी भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार एक्सप्रेसवे के चालू हिस्से पर सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से टोल लिया जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर टोल 25% से ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या नहीं। नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा।
दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग में कर्मचारियों को निर्देश दिया है। इस दौरान मस्क ने कहा कि चांद पर शहर बसाना और फिर वहां से मंगल ग्रह और सौरमंडल की यात्रा करना बेहद रोमांचक होगा। जब हम सितारों के बीच जाएंगे और अलग अलग स्टार सिस्टम्स की यात्रा करेंगे तो शायद हमारी मुलाकात एलियन से हो जाए। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। नामीबिया को 93 रनों से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल में नीचे धकेल दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी नामीबिया की टीम 116 रन पर ही ढेर हो गई। हार्दिक और ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर और हार्दिक ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं हार्दिक पांड्या को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 15 फरवरी को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों की टीमों के लिए ये मुकाबला हाई प्रेशर वाला होगा। भारत के टेनिस खिलाड़ी और पूर्व चैंपियन सुमित नागल चेन्नई ओपन से बाहर हो गए हैं। सुमित नागल को चेन्नई ओपन के दूसरे दौर में रूस के पेट्र बिर्योकोव से शिकस्त मिली है। भारत के नंबर 1 खिलाड़ी सुमित नागल को बिर्योकोव से 2 घंटे 6 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-7, 3-6 से हार मिली। भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियनशिप के 50 मीटर 3 पोजीशन में क्लीन स्वीप किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में नीरज कुमार को पछाड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड से गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने सिल्वर जबकि अखिल शिवराण ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय टीम नंबर 1 पर रही, जबकि जापान दूसरे और कजाकिस्तान ने तीसरा स्थान हासिल किया।